हेलो बच्चों। बच्चों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम व्याकरण को क्यों पढ़ें, और व्याकरण पढ़ने में उन्हें ज़रा भी मन नहीं लगता। कहानियाँ तो वो पढ़ लेते हैं लेकिन व्याकरण नहीं पढ़ते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये डिफरेंस पहले उनको बताऊं कि क्या साहित्य और भाषा में क्या डिफरेंस है, अर्थात लिटरेचर और लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। मैंने ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं। लिटरेचर क्या करता है? आपको वर्तमानकालीन समाज की परिस्थितियों से जोड़ता है, मतलब समाज में क्या हो रहा है इससे रिलेटेड आपको स्टोरी दे देता है ताकि आप वर्तमानकालीन परिस्थिति से जुड़ सको। फिर आपको अनुभूति करवाता है, अर्थात फीलिंग आपके अंदर डेवलप करता है। कहानी में जो घटनाएं होती हैं वो आपके अंदर वो फीलिंग्स को डेवलप करता है। फिर आपको अनुभूति होती है, ऐसा लगता है कि वो घटना आपके साथ घट रही हो। फिर उस कहानी के माध्यम से वो क्या करता है? आपके अंदर चरित्र का विकास करता है, नैतिक मूल्यों को गढ़ता है। फिर भाषा क्या करता है? भाषा जो जो आपको अनुभूति हुई है, जो आपने परिस्थिति से जो आपको ज्ञान मिला है, भाषा उस पर आपको आपकी तर्क शक्ति को बढ़ाता है, आपको स्पष्ट वक्ता बनाता है। आप अच्छे से उस परिस्थिति पर बोल सके, आपको एक स्पष्ट वक्ता बनाता है। साथ ही साथ वह क्या करता है? बहुत बड़ा काम करता है जो आपको ध्यान रखना है। फिर आप समझ जाओगे कि व्याकरण पढ़ने की क्या आवश्यकता है। फिर भाषा क्या करता है? सशक्त विचारों को, जो विचार आपको यहाँ पर मिले हैं उन सभी विचारों को शुद्ध रूप से लिखना और बोलना, ये दोनों आप कर सको, इसकी योग्यता को विकसित करता है। अगर आप इन दोनों का महत्व ही नहीं समझोगे तो आपको कहानी में तो मज़ा आएगा, लेकिन आप अपने विचारों को भविष्य में किसी के पास रख ही नहीं पाओगे। इसीलिए आज हम व्याकरण का पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है भाषा। जैसा कि आपने ये समझ लिया कि भाषा और साहित्य के बीच में क्या अंतर है, तो अब आपके लिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही सरल हो जाएगा। वैसे बच्चों, मैं बता दूं कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कुछ खास क्वेश्चंस नहीं होते हैं, लेकिन जो होते हैं मैं इसमें मेंशन कर दूंगी, जो हम टीचर्स क्वेश्चन पेपर पर बनाते हैं, लिखते हैं। तो जैसे कि भाषा, लिपि, व्याकरण, पाठ के नाम से ही आपको तीनों चीज़ें समझनी है। भाषा क्या करता है? विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। तो भाषा का साथ कौन देता है? लिपि। लिपि क्या है? लिखने का ढंग। जैसे अगर अंग्रेजी में हम लिखते हैं क, तो हिंदी में क अलग तरीके से लिखते हैं और बंगला में क हम अलग तरीके से लिखते हैं। तो आप देखो कि तीनों क को लिखने का जो ढंग है वो अलग अलग है। तो ये ढंग ही क्या कहलाता है? ये ढंग लिपि कहलाता है। अब व्याकरण क्या करता है? व्याकरण भाषा के नियमों का ज्ञान करवाता है। इस तरह से आपको पूरी तरह से समझ में आ गया कि भाषा, लिपि और व्याकरण तीनों का काम पाठ में क्या है। अब आप देखिए, भाषा के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। भाषा कितने रूपों में है? भाषा 3 रूपों में है। लिखित भाषा में, मौखिक और सांकेतिक। लिखित आप जानते हो, जब लिखकर हम अपने विचारों को किसी दूसरों तक पहुंचाएंगे तो लिखित भाषा होगी। जैसे हम पत्र लिखते हैं, कहानी पढ़ते हैं, कहानी भी तो लिखा हुआ रहता है ना। अब उसके बाद देखिए मौखिक भाषा। मौखिक क्या है? जो हम बोलकर सुनाते हैं किसी को, तो जो भी हम सुनाते हैं वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आ गई। और सांकेतिक भाषा, अब सोचोगे इसका कोई प्रयोग नहीं है, तो नहीं। आप देखो, जब जहाँ पर सिग्नल होता है वहाँ पर पुलिस क्या करते हैं? अपने इशारे के माध्यम से हमें समझाते हैं ना। क्रिकेट देखते हो आप, वहाँ भी अंपायर क्या करते हैं? इशारे से समझाते हैं। और कभी कभी जो डीफ एंड डम होते हैं ना, जो मूक बधिर बच्चे होते हैं, वहाँ पर भी हमें संकेत के माध्यम से बात करना पड़ता है। तब आपको भाषा के बारे में समझ में आ गया। अब भाषा का ही छोटा रूप है बोली। अब बोली क्या है? भाषा और बोली में छोटा सा अंतर है। वो अंतर आप ध्यान से देखिए क्या है। बोली किसी क्षेत्रीय विशेष में बोली जाती है, मतलब एक सामान्य छोटे से जगह पर। जैसे भोजपुरी भाषा उसी इलाके में बोली जाएगी, ब्रज भाषा, मारवाड़ी, राजस्थानी भाषा, ये सब एक क्षेत्र विशेष में बोली जाएगी। लेकिन वही बोली जब व्यापक रूप ले लेती है, बहुत सारे लोगों के बीच में बोली जाने लगती है, सर्वसामान्य भाषा बन जाती है, तब वो ठीक है। यहाँ पर लिपि भी आपने समझ लिया। आप देखिए, हर लिपि का ना बेटा अलग अलग नाम होता है। जैसे हिंदी में जो फॉन्ट हम यूज़ करते हैं उसका नाम देवनागरी लिपि है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार आपकी किताब में जितनी भी लिपियाँ दी गई हैं भाषाओं के साथ, उन्हें आपको स्मरण रखना होगा ताकि परीक्षाओं में अगर पूछा जाए तो आप जवाब दे सको।
अब जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि व्याकरण का क्या काम है, व्याकरण का काम है भाषा को शुद्ध रूप से लिखना सिखाना। अब जैसे वाक्य में क्या होता है, आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो, सब्जेक्ट वर्ब, वहाँ पे आप प्रेडिकेट ये सब पढ़ते हो ना, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और प्रेडिकेट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ये सब आप लिखते हो। उसी तरह हिंदी में ना कर्ता, कर्म और क्रिया होता है। क्रिया वर्ब हो गया, कर्म ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, कर्ता हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो अगर हिंदी में ऐसे लिखें, खाना मोहन खाकर बाजार गया, कैसा लग रहा है अटपटा? अगर उसी को ठीक से लिखेंगे, समझ के लिखेंगे, व्याकरण की समझ अगर हमारे अंदर विकसित हो जाएगी तो हम कैसे लिखेंगे? तब हम लिखेंगे मोहन खाना खाकर बाजार गया। तो आप समझ गए। अब आगे देखिए, पाठ से कुछ विशेष प्रश्न नहीं बनते हैं, बहुत कम प्रश्न हम टीचर्स उसको क्वेश्चन पेपर पे लाते हैं। तो जो क्वेश्चंस हम लाते हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। मैंने कुछ बुलेट्स में उसे रख दिया है। देखिए कि भारत के संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता मिली है? 22 भाषाओं को, 22 भाषाओं को। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को संविधान में इसको राजभाषा का दर्जा मिला, तो 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रभाषा क्या है? भारत के अधिकांश लोग जिस भाषा में बोलते हैं, समझते हैं, उसी को राष्ट्रभाषा कहते हैं। और हमारे देश की 70% जनता हिंदी भाषा में लिखना समझती है और बोलती भी है। तो लिखना और बोलना दोनों 70% जनता हिंदी भाषा में करते हैं, अतः हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। आप देखिए आपकी किताबों में भी होगा। मातृभाषा क्या है? जो हमारी माँ हमसे जिस भाषा में बात करती है, हमारे परिवार के सदस्य हमें जिस भाषा को बोलना सिखाते हैं, वो मातृभाषा कहलाते हैं। और राजभाषा क्या है? सरकारी कामकाज जिस भाषा में की जाती है। देखिए हिंदी में सरकारी कामकाज होती है और इंग्लिश को भी मान्यता मिली हुई है, तो सरकारी कामकाज जिस भाषा में हो उसे राजभाषा कहते हैं। अब देखिए लिपि क्या है? कभी कभी पूछ देता है। तो ध्वनि चिन्ह, ध्वनि क्या है? जैसे अ, क, ये सब साउंड क्या है? ध्वनि है। अब इन ध्वनि को जब हम चिन्हों में, फॉन्ट में लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अतः भाषा और उसकी लिपियों को आपको याद करना है। तो उम्मीद करती हूँ आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं आता। ओके, धन्यवाद। मिलती हूँ मैं अपनी अगली क्लास में। बाय बाय।